Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Here is Diamond Star with her long awaited video and I'm so sorry ये वीडियो ज़रा थोड़ी सी लेट हो गई. Had preparation test video because I had one of my exams, तो मैं ज़रा उसमें थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी. बट स्टिल चलें, इट्स नॉट टू लेट. मैं अब ये वीडियो बना रही हूँ. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सारा करिकुलम समझाऊंगी कि हैट टेस्ट की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, हैट टेस्ट की कितनी कैटेगरीज़ हैं और आप किस तरह से किस कैटेगरी में लाई करते हैं और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए. इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक ड्राइव का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा. पास्ट पेपर्स, सैम्पल पेपर्स और डोगर बुक वगैरह जो भी होती हैं जिसके लिए काफ़ी जो फेमस हैं वो भी मैंने उसी लिंक में अटैच कर दी है. तो उस लिंक को ज़रूर गो थ्रू करें. तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हैट के टेस्ट की, तो हैट टेस्ट की आपके पास 5 कैटेगरीज़ होती हैं. सबसे पहले आपके पास आ जाता है हैट 1. हैट 1 में आपके पास इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड फिज़िक्स, ये सब आ जाते हैं आपकी हैट 1 की कैटेगरी में. नंबर 2 पे आपके पास आती है हैट 2, जिसमें आपके पास मैनेजमेंट साइंसेस एंड बिजनेस एजुकेशन आता है. देन कम्स हैट 3. इस कैटेगरी में आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेस, साइकोलॉजी में भी क्लिनिकल एंड अप्लाइड दोनों, और लॉ. देन कम्स हैट 4 कैटेगरी, जिसमें एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंसेज आ जाता है. देन बायोलॉजिकल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, एजुकेशन, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन. एंड जो सबसे लास्ट है दैट इज़ हैट जनरल. हैट जनरल रिलीजियस स्टडीज़ वालों के लिए होता है. फॉर एग्जांपल द वन जैसे जो मदरसा ग्रेजुएट्स होते हैं, ये उनके लिए होगा. अब आपके पास जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, पेपर आप लोग का एग्जैक्ट सेम होगा. 3 आपके पास सेक्शंस होंगे. सबसे पहले वर्बल, सेकंड कैटेगरी होगी एनालिटिकल की और थर्ड होगी क्वांटिटेटिव की. तो बस इतना सा फ़र्क होगा, जैसे कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं कि परसेंटेजेस डिफरेंट हो जाएंगी. अब फॉर एग्जांपल अगर हम हैट 1 टेस्ट की बात करें, तो इसमें जो पहला सेक्शन है इंग्लिश/वर्बल रीजनिंग का, तो इसके आपके पास 30% क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपके पास 30 क्वेश्चंस इंग्लिश या वर्बल रीजनिंग के होंगे. सेकंड आपके पास है एनालिटिकल रीजनिंग. इसमें आपके पास 30 क्वेश्चंस अगेन एनालिटिकल रीजनिंग के होंगे. और इसी तरह से सबसे लास्ट में क्वांटिटेटिव रीजनिंग के आपके पास 40 क्वेश्चंस होंगे और इस तरह से इसका टोटल हो जाएगा 100%, यानी कि 100 क्वेश्चंस. इसी तरह से बाकी सारी कैटेगरीज़ के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं कि कितने परसेंटेजेस में बस फ़र्क है, बाकी पूरा पैटर्न बिल्कुल सेम है. अब जैसे हैट 2 में 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के आ रहे हैं, तो एनालिटिकल के 40 कर दिए हैं और क्वांटिटेटिव के 30 क्वेश्चंस हो गए. तो इस तरह से सब अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस किस किस कैटेगरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने पहले सेक्शन की, जिसमें वर्बल या इंग्लिश है. उसमें आप किस किस्म के क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अब जो 8 जनवरी को जो HSC का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन था वाइट इज़ टू स्नो. यानी देखें, पहले कलर बता रहे हैं और फिर बता रहे हैं किस चीज़ के बारे में है, कि वाइट है और स्नो है. तो अब आप इस चीज़ की एनालॉजी देखें कि कौन सी जो ऑप्शन आपको नीचे गिवन है उसमें से कौन से ऑप्शन इसके साथ बेस्ट फिट रहेगा. क्योंकि देखिए, पहले कलर बताया है और बाद में स्नो, यानी जिस चीज़ का कलर बताया है वो है. तो ऑप्शन ए है डार्क नाइट, यानी डार्क होती है नाइट, ये ज़्यादा मैच कर रहा है. नेक्स्ट फ्राइज़ पोटैटो, इसमें कलर नहीं है बट ये बताया है कि फ्राइज़ बनते हैं पोटैटो से. सी फनी फुलिश, फ़नी फुलिश एक तरह से सेम मीनिंग्स में आ जाते हैं. और स्टॉर्म एंड थंडर, स्टॉर्म और थंडर भी एक तरह से सेम मीनिंग के लिए यूज़ किया हुआ है. तो देखिए, सेम आपके पास इस वक्त वाइट स्नो के साथ क्या मैच हो रहा है, डार्क और नाइट. क्योंकि वाइट और स्नो में भी उन्होंने कलर का आपस में कॉम्बिनेशन बताया है, तो ऑप्शन ए भी आपको कलर कॉम्बिनेशन ही बता रहा है, जिसमें से कलर पहले मेंशन है. आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ये नहीं कि बस नाइट पहले होता और डार्क बाद में होता. नो, वाइट एंड स्नो, यानी कलर पहले मेंशन है, बाद में वो चीज़ मेंशन है जिसका कलर बताया. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, डार्क नाइट. अब ये सेकंड क्वेश्चन देखें, इसमें है फ्लावर और पेटल. अब ज़रा इसकी एनालॉजी को समझें. फ्लावर के अंदर होता है पेटल, यानी फ्लावर एक कंप्लीट चीज़ है और उसका एक पार्ट बता रहे हैं पेटल. ऑप्शन ए कार इंजन, यानी कार है, कार के अंदर इंजन है, तो ये सबसे बेस्ट इस वक्त का आंसर है. बी डोर विंडो, डोर के अंदर विंडो नहीं होती है, ठीक है, डोर बगैर विंडो की भी हो सकता है और विंडो एक अलग से जो है ना दीवार में लगी होती है. तो इसको इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं करना, डोर और विंडो एक अलग अलग चीज़ है. सी है माइंड ब्रेन, क्या माइंड के अंदर ब्रेन होता है?
ऐसी बात तो नहीं है, माइंड और ब्रेन एक अलग तरीके से रिलेट करते हैं आपस में, बट जो एनालॉजी ऊपर दी है फ्लावर और पेटल की वो यहाँ पे नहीं लगती। और अगर ब्रेन देखा भी जाए तो ब्रेन स्कल के अंदर होता है या बॉडी के अंदर होता है। और सबसे लास्ट में है रूफ और सीलिंग, जो कि एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं यानी सेम मीनिंग्स हैं। सो अगेन हमारे पास जो बेस्ट चॉइस है वो यही है कि कार है और कार के अंदर इंजन है, बिकॉज एक पूरी चीज़ है उसका पार्ट इंजन है, कार के अंदर इंजन होता है। तो फ्लावर पेटल, इसकी एनालॉजी जो बस सबसे ज़्यादा बेस्ट बन रही है वो है कार इंजन। अगर थर्ड क्वेश्चन देखें, टोर्टोइस शेल। टोर्टोइस एक तरह से आप टर्टल को कहते हैं, ठीक है, उसी तरह का एक स्पीशी है और उसके शेल के बारे में बात हो रही है। यानी आप इसको हर तरह से ले सकते हैं कि शायद उसकी कवरिंग की बात हो रही है या उसके बॉडी पार्ट की बात हो रही है, या वो बॉडी पार्ट जो ऊपर की तरफ है। अब ऑप्शन ए देखें, कैमल। कैमल भी एक एनिमल है और उसका हम्प होता है, ठीक है। अगर टोर्टोइस के पास शेल है तो कैमल के पास हम्प है। तो हम कैमल का एक कमर पे जो वो ऊपर जो कोहान होता है उसे कहते हैं। देन कैट मिल्क, ये कोई पार्ट नहीं है, कैट मिल्क पीती है। देन मॉन्की का एप्स भी मॉन्कीज़ को ही कहते हैं, तो इसमें कोई इतनी बात ऐसी नहीं है, सेम मीनिंग बताया हुआ है। डी ऑप्शन है स्नेक हिस। स्नेक और हिस इज़ द वॉइस जो स्नेक निकालता है, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो बेस्ट हमारे क्वेश्चन के साथ मैच कर रहा है वो कैमल वाला ऑप्शन है। जैसे टोर्टोइस के पास शेल है ऊपर की तरफ, तो कैमल के पास हम्प है, एक बॉडी पार्ट की बात हुई, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग शॉर्ट। अब लॉन्ग और शॉर्ट दो ऑपोजिट वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए हैं। ए ऑप्शन है हैप्पी प्लीज्ड, ये तो दोनों सेम मीनिंग्स हैं। लीन थिन, ये दोनों भी सेम मीनिंग है। सन एंड मून, अब ये देखें ऑपोजिट हो सकता है। एंड डी है वर्क और प्ले। तो सी और डी में अब थोड़ी कन्फ्यूजन है बिकॉज दोनों ही ऑपोजिट्स हैं, बट आपने क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है उसको देखना है। सन और मून बेसिकली कोई ऐसा वर्ड नहीं है, ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जिसको हम कह सकें कि सन मून का ही ऑपोजिट है। ये तो हमने खुद से इसकी जो है ना जोड़ी बनाई हुई है कि सन है तो मून होगा उसका ऑपोजिट। बट बेसिकली देखा जाए तो वर्क का प्ले, ये प्रॉपर ऑपोजिट वर्ड्स हैं दोनों। तो इस केस में आपने वर्क और प्ले को सिलेक्ट करना है। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज़ स्वॉर्ड और वेपन। स्वॉर्ड कहते हैं तलवार को, वेपन कहते हैं असलहा। तो जो स्वॉर्ड है वो वेपन है, ठीक है। यानी एक चीज़ बताइए और फिर बताया है कि ये क्या है। ए ऑप्शन फ्रूट वेजिटेबल है, नो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। इंडिगो कलर है, ये ठीक लग रहा है कि इंडिगो कलर है। सी वॉइस म्यूज़िक है, नो। वाइट और ब्लैक, ये तो दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज़ किए हैं। तो सो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि इंडिगो कलर है, तो ये बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं सिनोनिम्स और कहते हैं सेम मीनिंग्स वाले वर्ड्स को। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मीनिंग सेम होता है, अगर हैप्पी के नीचे बहुत से ऑप्शंस हैं तो आपने उसमें से ऑपोजिट होता है करना है। अब इसके कुछ एग्जांपल सिनोनिम होगा। इस तरह से आपके पास फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा एंटोनिम्स का, कि जो भी वर्ड आपको गिवन होगा आपने उसका उल्टा मतलब ढूंढना है, यानी उसका ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना है। जैसे अगर हैप्पी गिवन है तो हैप्पी का सैड है, या फिर ये आपके जो ऑप्शंस गिवन है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके पास क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं। तो ये तो आपने ज़िंदगी भर जितनी इंग्लिश सीखी है ये उसी को देख के आप कर सकते हैं, या बुक से जो भी तैयारी करें आप। तो जो सेंटेंस है आपके पास वो है द इंस्ट्रक्शन डैश यू टू स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बिफोर यू गो आउट। तो आप अगर बाहर जा रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन आपको क्या बताती है कि आप उसे ऑफ़ कर दें। सो ऑप्शंस आर टेल, टेल्स, टू टेल और टोल्ड। अब इंस्ट्रक्शन को देखें, द इंस्ट्रक्शन के आगे आपने ये वर्ब लगाना है। तो जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन एक सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे सिंगल मीनिंग में यूज़ हुआ है जिसे हम सिंगुलर वर्ड कहते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर सिंगल होती है उसके साथ SES लाजमी लगता है। तो अगर मैं बात करूँ टेल की, तो इंस्ट्रक्शन टेल तो सीधे सीधे सही ही नहीं है, क्योंकि टेल है वो, टेल प्लूरल चीज़ों के साथ लगता है, सिंगुलर के साथ हमेशा S लगता है। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड की अगर मैं बात करूँ टेल्स, तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है कि इंस्ट्रक्शन टेल्स यू, कि इंस्ट्रक्शन आपको बता रही है कि आपने स्विच ऑफ करना है इक्विपमेंट बिफोर यू गो आउट। तो सेकंड बिल्कुल ठीक है। थर्ड वाला भी बिल्कुल रॉन्ग है, द इंस्ट्रक्शन टू टेल यू, टू टेल यहाँ पे बिल्कुल कोई सेंस ही नहीं दे रहा। और जो लास्ट ऑप्शन है टोल्ड, ये भी यहाँ पे लग सकता है, ग्रामेटिकली ये करेक्ट होगा, द इंस्ट्रक्शन टोल्ड यू, कि इंस्ट्रक्शन ने आपको ये बताया था कि आप स्विच ऑफ करेंगे और बाहर जाएंगे। ग्रामेटिकली तो ये ठीक है, लेकिन सेंटेंस वाइज ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस है आप देखें, इंस्ट्रक्शन आपको ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रक्शन ने आपको बताया था। अगर आप अब अपना माइंड लगाएं ना, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ने आपको पास्ट में कोई बात नहीं बताई, इंस्ट्रक्शन इनफैक्ट आपको बता रही है कि ऐसे करना है। तो
टेल्स यू आएगा प्रेजेंट में कि वो आपको बता रही है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. So the second question is from the 8th January exam. Yesterday I went to a party. Now I'm going to tell you what I dash when I arrived. तो मैं पार्टी पे गया था yesterday and अब मैं बताऊंगा कि तुम्हें कि मैंने वहाँ क्या देखा था. ऑब्वियसली पुरानी बात बता रहे हैं, और जब भी उन्होंने पहली लाइन में ये मेंशन किया कि yesterday I went to a party, तो मैंने वहाँ क्या देखा था, तो देखने की पास्ट फॉर्म क्या होगी. सी की अगर हम तीनों वर्ब्स फॉर्म ऑफ वर्ब्स को देखें, सी, सॉ, सीन, ये तीनों वर्ब्स की फॉर्म होती हैं. तो ऑब्वियसली सॉ या सीन में से हमें सेलेक्ट करना होगा. सीन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि सीन अगर लगना होता तो हैज़, हैव, हैड, ये तीनों कोई होते, या बीइंग. अगर इनमें से कोई होता तो हम लगाते थर्ड फॉर्म. तो ऑब्वियसली वी आर लेफ्ट विद द ओनली द सेकंड फॉर्म. तो सी इसका रॉन्ग है क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है. सी भी रॉन्ग है. आईएनजी तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा जब तक हमारे पास सेंटेंस जो टेंसेज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली, और सीन भी नहीं लगेगा. तो सॉ इज़ द बेस्ट ऑप्शन. ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज वी वर लेट एंड डैश मैनेज टू कैच द ट्रेन. तो क्या लग सकता है यहाँ पे? फास्ट मैनेज टू कैच द ट्रेन, हार्डली मैनेज टू कैच द ट्रेन, hurriedly managed to catch the train, और scarcely managed to catch the train. Obviously जो सबसे इवन अगर आप कुछ नहीं भी सोचते तो बोलने में ही पता चल रहा है कि we were late and hardly managed to catch the train. Obviously वो लेट थे तो बहुत हार्डली उन्होंने मैनेज किया कि वो पकड़ते ट्रेन को. तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. और जो लास्ट सेंटेंस है इस सेक्शन का, दैट इज़ द गुड्स वर नेवर डिलीवर्ड डैश द प्रॉमिस वी हैड रिसीव्ड. गुड्स यानी कोई सामान था, वो कभी भी डिलीवर नहीं हो सका, डैश द प्रॉमिस वी हैड रिसीव्ड. ऑब्वियसली अगर हम पढ़ के भी देखें तो यही समझ आ रही है कि चीज़ें हमें कभी भी रिसीव नहीं हुई जबकि हमें प्रॉमिस किया गया था. जबकि यानी के बजाय, किसी उसके बजाय. ऑल्दो द प्रॉमिस वी हैड रिसीव्ड, नो. ऑल्दो वी हैड आना चाहिए था तो ऑल्दो लगता. बिकॉज द प्रॉमिस, नो, बिकॉज द तो कोई सेंस ही नहीं है. इन स्पाइट ऑफ द प्रॉमिस वी हैड रिसीव्ड, ये परफेक्ट है, यानी इसका मीनिंग ही वही है के बजाय. एंड डिलीवर्ड यट द प्रॉमिस, यट कहते हैं अभी तक, तो ये भी उसके साथ सूट नहीं कर रहा. सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्रीहेंशन, जिसके आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे. तो कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली होती क्या है? आपके पास एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ को आपने अच्छे से रीड करने के बाद जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं उसका आंसर करना होता है, और आपको आंसर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ही फॉर्म में दिया होगा. तो आपने बस रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है ताकि आप उन क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दे सकें कि ये क्या है. अब हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी की, जिसमें आपके पास एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे. तो वो किस तरह के होंगे, लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, और फिर आप अपनी तैयारी उस तरह से करेंगे. अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मैंने सैम्पल पेपर से उठाया है. अब आप वीडियो पॉज करके एक दफ़ा अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा. अब मैं क्या करती थी, एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए आपको लाजमी एक रफ शीट की ज़रूरत पड़ेगी जिस पे आप ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के एक स्केच बना सकें कि किस तरह आपने अपनी ये एक्टिविटीज़ प्लान करनी है, जैसे कि कुकिंग, शॉपिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, बिजनेस मीटिंग और गार्डनिंग, कौन सी जो काम है वो किस नंबर पे आना है. तो अब आपको वो रफ पेज तो नहीं देंगे, तो आपने क्या करना है, मेरे पास जो रोल नंबर स्लिप में प्रिंट करके लेके गई होती थी अपने साथ, उस रोल नंबर स्लिप के पीछे वाली जगह पे या अपने साथ एक शीट ले जाएं अगर वो अलाउ करें, तो ऐसे वो करते ही नहीं है. तो उस शीट के पीछे मैं ये सारा सिनेरियो लिखती थी अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस जो गिवन है, और उस तरह से फिर मेरे पास एक रफ स्केच बन जाता था कि ओके किस काम के बाद क्या काम होना चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसका आंसर देती थी. सो सोल्यूशन कुछ यूँ होना चाहिए कि देखिए आपके पास सबसे पहले कितने टास्क हैं, 6 टास्क हैं. तो मैंने 6 नंबर्स दे दिए कि नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, 3 पे, 4, 5 और 6 किस नंबर पे कौन सा टास्क होना चाहिए. फिर पहली कैटेगरी में जो उन्होंने मैंने कंडीशन बताई है, उन्होंने कहा है कि हर काम एक दफ़ा होगा एट अ टाइम. ठीक है, तो कोई भी काम रिपीट नहीं होगा. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, उन्होंने हमें बताया है गार्डनिंग हैज़ टू बी डन अर्लियर देन अ बिजनेस, यानी बिजनेस से पहले गार्डनिंग होनी चाहिए. तो हम गार्डनिंग को यहाँ लिख लेते हैं कि ये पहले होगी और उसके बाद बिजनेस होगा. अभी तक मुझे पता नहीं है कि ये किस नंबर पे, बट अब आप लिखते जाएं और आपको नंबर्स खुद समझ आ जाएंगे. अब नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने दिया है वो ये बताया है कि गार्डनिंग या तो जॉगिंग के फ़ौरन बाद होगी या फ़ौरन पहले होगी. तो आप देख सकते हैं गार्डनिंग अगर जॉगिंग के फ़ौरन
पहले होनी होती तो फिर बिजनेस ना होता यहाँ पे। तो इट मीन्स कि जो उन्होंने दूसरा वाला ऑप्शन दिया वो बेहतर लग रहा है, यानी गार्डनिंग जॉगिंग के फ़ौरन बाद हो रही है, क्योंकि अगर हम जॉगिंग को ऊपर कर देते हैं तो उस लिहाज से गार्डनिंग उसके फ़ौरन बाद पॉसिबल है, क्योंकि गार्डनिंग के फ़ौरन बाद जॉगिंग नहीं हो सकती, क्योंकि पिछले पॉइंट के मुताबिक गार्डनिंग के फ़ौरन बाद तो बिज़नेस ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम गार्डनिंग से पहले जॉगिंग कर देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, उसका ताल्लुक अब इससे नहीं है, वो अलग से इन्होंने बताया है कि अगर आपने स्विमिंग करनी है तो स्विमिंग कुकिंग से पहले होनी चाहिए। तो अगर स्विमिंग कुकिंग से पहले हो रही है तो फिर मैं लिखूँगी। और अब जो लास्ट पॉइंट है वो है कि कुकिंग डायरेक्ट शॉपिंग करने के बाद होनी है, फ़ौरन, इमीडिएटली। देखिए अगर वो कहता है ना कि अर्लियर होना है तो इट मीन्स वो पहले होना है। पहले में ज़रूरी नहीं है कि वो उसी के ऊपर हो, हाँ हम उसके ऊपर लिख देते हैं लेकिन वो उससे ऊपर भी जा सकता है, बस कंडीशन ही होनी चाहिए कि वो उससे पहले होना चाहिए। लेकिन इमीडिएटली का मतलब है एग्जैक्टली उसके ऊपर या नीचे। तो कुकिंग उसने बताई है कि डायरेक्टली आफ्टर शॉपिंग कुकिंग होनी चाहिए, तो यानी अब कुकिंग से ऊपर मैं ऐड कर दूंगी शॉपिंग। तो ये हमने जो है ना कैटेगरीज बना ली। अब ये नहीं समझ आ रहा कि जॉगिंग, गार्डनिंग और बिजनेस पहले नंबर से होनी चाहिए स्टार्ट, या स्विमिंग, शॉपिंग या कुकिंग। लेकिन ये भी आपके पास मसला हल हो जाता है जब आपके पास क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में वो बोलता है कि अगर बिजनेस अर्लियर है स्विमिंग से, यानी स्विमिंग से पहले बिजनेस हो जाता है, इट मीन्स जॉगिंग, गार्डनिंग और बिजनेस ये पहली कैटेगरीज में चला जाता है और स्विमिंग, शॉपिंग और कुकिंग आगे वाली कैटेगरीज में आ जाता है। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि शॉपिंग किस नंबर पे आया। तो ऑब्वियसली जो हमने टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसको सेट किया था, तो शॉपिंग 5th नंबर पे आया। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सबसे लास्ट कैटेगरी आती है क्वांटिटेटिव की, तो उसकी मैं कुछ एग्जांपल्स अब आप लोगों को दूंगी एंड देन यू कैन गो एंड सी कि इसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, टेक्निक क्या होगी इसको सॉल्व करने की। ये क्वेश्चन भी 8 जनवरी के एग्ज़ाम में आया था कि ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x² + 2x + 3 = 8y इज़ कर्व डैश। तो ये कर्व डाउन होगा, कर्व लेफ़्ट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ या अप की तरफ जाएगा। इसका राइट आंसर है अप, ऑप्शन डी। और ये कैसे सॉल्व करना है ये आप लोगों को खुद सर्च आउट करना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स की कुछ वैल्यूज़ लेनी है। जैसे एक्स की वैल्यू 0 ले ली, उसको इक्वेशन में पुट किया और देखा वाई की क्या वैल्यू आई है। और इस तरह से आपने ये सारे पॉइंट्स 0, 1, 2, 3, 4 तक आप करके देख लें और आप अपने एक ग्राफ पेपर सा बना के रफ पेज पे उसको प्लॉट करते जाएं और आपके पास आंसर आ जाएगा कि आपका कर्व किस तरफ जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 लाइट हाउसेस हैं। एक लाइट हाउस हर 20 सेकंड के बाद लाइट फ्लैश करता है, जबकि दूसरा लाइट हाउस हर 30 सेकंड के बाद लाइट फ्लैश करता है। तो अगर इन दोनों लाइट हाउसेस का फ्लैश एक साथ 9 बजे हुआ था, तो अगला फ्लैश इन दोनों लाइट हाउस का एक साथ किस टाइम पे होगा अगर पिछला 9 बजे हुआ है। तो एक तो आप अपने माइंड में कैलकुलेशंस कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप कर सकते हो स्टिल अगर आपको नहीं आ रहा। बट इसकी सिंपल अप्रोच ये है कि जो 20 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स है, इस 20 और 30 को आपने लेना है और इसका एलसीएम लेना है, जैसे मैंने साइड पे बता दिया। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप गूगल करके सीख सकते हो कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो 20 और 30 का जो एलसीएम लिया है, जो मैंने आपको यहाँ पे शो किया है, तो उसका आंसर मेरे पास आया है 60। क्योंकि दोनों वैल्यूज़ सेकंड्स में थी, इसलिए जो मेरा आंसर है वो भी सेकंड्स में आया है। तो 60 सेकंड्स मीन्स 1 मिनट। तो बी ऑप्शन ये है कि 9:01, क्योंकि आपके पास 3 है, 9 बजे का आवर, मिनट और सेकंड, तो 9:01 पे दोबारा इन दोनों का फ्लैश एक साथ होगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, अहमद एक काम को करने के लिए 4 डेज़ लेता है, जबकि उमर वही काम करने के लिए 5 डेज़ लेता है, और लास्ट में एहसन उसी काम को करने के लिए 20 डेज़ लेता है। तो अगर ये सब लोग मिल के काम करें तो कितने डेज़ लगेंगे इन सबको कि वो काम एक साथ ख़त्म हो जाए और वो सब एक साथ काम कर रहे हैं। तो इसकी वर्किंग मैं आपको अलग से शो करूँगी, क्योंकि क्वेश्चन इसी सिनेरियो बेस्ड पे आएगा। बेशक क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, लेकिन स्कीम उसकी सॉल्व करने की यही रहेगी। सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि आपके पास जो काम है वो एक है, यानी 1 वर्क जो उन्होंने करना है। अहमद इस काम को करने के लिए 4 डेज़ ले रहा है, उमर इस काम को करने के लिए 5 डेज़ ले रहा है, और एहसन इसी काम को करने के लिए 20 डेज़ ले रहा है। अब इन सब के आगे हम 1-1 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि इन डेज़ में ये लोग 1 वर्क कर रहे हैं। अहमद 4 डेज़ में ये 1 वर्क कर रहा है, उमर 5 डेज़ में कर रहा है ये 1 वर्क, और एहसन 20 डेज़ में कर रहा है ये 1 वर्क, ये जो भी एक काम है। अब मुझे निकालना है कि एक दिन में ये लोग कितना काम कर सकते हैं। तो अहमद करेगा 1/4, उमर करेगा 1/5 और एहसन करेगा 1/20 वर्क। अभी हमारे पास वर्क आ गया, तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं इन तीनों को प्लस करके। तो अगर आप इसे प्लस करेंगे
तो आपका आंसर कुछ यूँ आएगा 1/2 वर्क। तो ये तो मुझे वर्क पता चल गया, तो मुझे तो इसका डे ढूंढना था। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, तो मैं बताऊँगी कि 1/2 वर्क इज़ इक्वल्स टू डे, यानी एक दिन में वो लोग हाफ काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो बेसिकली 1 वर्क का बताना है, तो 1 वर्क के लिए मैं 1 वहीं रहने दूंगी और 2 को दूसरी साइड पे ले जाऊंगी। सिंस ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी वो जो 1 वर्क की कंडीशन थी, यानी एक काम जो था वो 2 दिन में होगा। सो आंसर बी इज़ करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होल नंबर। होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 से लेके आगे तक। इसमें कोई भी पॉइंट या माइनस का नंबर नहीं होता। माइनस वाला नंबर जो होता है या पॉइंट वाले होते हैं वो इंटीजर्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो इस सारी ऑप्शंस को देखते हुए डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन फॉर द होल नंबर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगर टेंजेंट ए इज इक्वल्स टू 5/4 है तो कोटेंजेंट बी की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके इन्वर्स होते हैं। टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो अगर टेंजेंट 5/4 है तो कोटेंजेंट 4/5 होगा। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इसी को देखते हुए अब आपके पास आगे क्वेश्चंस इसी तरह से आ सकता हूँ। आप लोगों को साइन, कॉस, टेंजेंट सबके इन्वर्स का पता होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है, ये एक ऐसा नंबर होता है कि आप कोई भी नंबर आपको जैसे ABCD गिवन है, आप इन सब नंबर्स का फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल 24 है, 24 किस किस के टेबल में आता है, 24 के टेबल को छोड़ के 24 जिस जिस टेबल में आता है आपने वो नंबर्स लिखने हैं और आपने उसके बाद उन नंबर्स को प्लस करना है। अगर उन नंबर्स को प्लस करने पे अगेन 24 आ जाए तो फिर वो परफेक्ट होगा। तो इन सब के चेक करने के बाद ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड यू कैन सी द सोल्यूशन कि ये इन टेबल्स में आता है और इन सब को जब आप प्लस करते हैं तो अगेन 28 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन ऑफ, ये 2 2 2 लिखा हुआ है, तो ये जो 2 है ये 12 टाइम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी 12 दफ़ा 2 दिया हुआ है। तो किसी भी चीज़ का अगर आपने मीन निकालना हो तो आप इन जो भी नंबर्स गिवन होते हैं उनको प्लस कर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं जितने नंबर्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऊपर प्लस कर लेती हूँ मैं और नीचे क्योंकि ये 12 टाइम्स 2 लिखा हुआ है तो नीचे मैं टोटल 12 लिख दूँगी कि टोटल 12 नंबर्स हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 2। सो आंसर बी इज़ द करेक्ट वन। अब एक ग्राफ फंक्शन है y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 3x माइनस 9 मॉड्यूलस, और इसका वेज पूछा है। वेज मीन्स उसका जो कॉर्नर है, ऑब्वियसली कॉर्नर उसका 0 पे होगा। तो y इज इक्वल टू 0 कब होगा, अगर आप सोल्यूशन देखें तो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए जो ये पूरा 0 हो जाए। ऑब्वियसली अगर x की वैल्यू 3 होगी तो 3 3 9 होगा और 9 माइनस 9 0 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 होनी चाहिए। सो आंसर सी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डिवाइड फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इसके अलावा वो नंबर्स जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं वो भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे एक ही नंबर है जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, तो 8 जनवरी वाले टेस्ट के मज़ीद और बहुत क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करती जा रही हूँ। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, और जितना भी मटेरियल है आपको वो भी हेल्प आउट करेगा। गूगल करें एंड यू विल गेट द सॉल्यूशंस। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके क्वांटिटेटिव रीजनिंग के। और जो बच्चे यूसैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी वीडियो मैंने अलग बनाई थी, वो जाके यूसैट की वीडियो देखें। और उसके यूसैट की वीडियो के नीचे, बल्कि इस वीडियो के नीचे मैंने यूसैट वालों के लिए भी लगा दिया है लिंक कि आपको मटेरियल आपको अलग मिलेगा और हैट वालों को मटेरियल अलग से मिलेगा। अब अगर हम बात करें स्टडी मटेरियल की, तो ऑब्वियसली आप लोगों को कोई ना कोई स्टडी करनी है। पहली बात तो ये कि अब आप जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं, मास्टर्स या PhD वाले स्टूडेंट्स जो ये हैट का टेस्ट देंगे, देखिए जो आपने पूरी लाइफ में सीख लिया ना, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। 1-2 दिन में या 1 महीने में उस तरह से तैयारी नहीं हो पाती है, बट स्टिल आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर सकते हो। आपको आइडिया हो सकता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब आप अपनी इंग्लिश 1 महीने में इम्प्रूव नहीं कर सकते, कितने रट्टे लगा लेंगे मीनिंग्स, आप एक दफ़ा करेंगे आपको वो भूल जाएगा। तो बस अब ये कुछ चीज़ें होती हैं जो जर्नल आपने अपनी पूरी लाइफ में सीखी होती हैं, वही आपके साथ अब आगे चल रही होती हैं। बट स्टिल आप अपना जितना हो सकता है अपना 100% दें और जस्ट एक्सपेक्ट फॉर द गुड थिंग। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिए, और मेरा यूट्यूब चैनल इसको इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक अगली वीडियो आती है, तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।